गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है 11th क्लास फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पलायन वेग। पलायन वेग से जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा हर परीक्षा के लिए ज़रूरी है। वो चाहे स्टेट बोर्ड की बात करें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें या किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो इससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है ना। तो पलायन वेग का डेरिवेशन है ना, खासकर बोर्ड एग्जाम में तो उसका डेरिवेशन ही डिराइव करके फार्मूला पूछा जाता है, और बड़े कंपटीशन में उससे जो फार्मूला से क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पलायन वेग। पलायन वेग, पलायन वेग, इसके वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी। ठीक, देखिए इसके वेलोसिटी। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को हम इतनी वेग से, किसी वेग से फेंकते हैं जब, तो वो वस्तु ऊपर कुछ दूर तक जाके वापस आ जाती है। उसके वेग को बढ़ाएंगे तो कुछ और दूर तक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, और बढ़ाएंगे और दूर तक जाएगी, वापस आ जाएगी। पर कुछ ऐसा भी वेग हो सकता है कि उतने वेग से वस्तु को फेंक दिया जाए और वो पृथ्वी पर वापस आए ही ना, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। वापस आ जाती मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव रहता है, इसलिए वापस आ जाती है। लेकिन ऐसे वेग से फेंक दिया जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को ही पार कर जाए और पृथ्वी तल पर वापस न आए। तो जितने वेग से फेंक देने पर वह वस्तु वापस न आए, उस वेग को कहेंगे पलायन वेग। क्या कहा हमने? जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और इतने वेग से फेंक दिया जाए कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी तल पर वापस न आए, तो उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो आप कहेंगे, मान लीजिए कोई फेंकता है किसी वस्तु को, मान लीजिए 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है ना। 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी वस्तु को हमने फेंका। उदाहरण के लिए समझने का प्रयास करना, 15 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से किसी वस्तु को हमने फेंका और वो वस्तु वापस नहीं आई, ठीक है। मान लीजिए फिर हमने 14 किया तो भी फेंके और वापस नहीं आई, 13 किया फेंके वापस नहीं आई, 12 किया फेंके वापस नहीं आई, इसमें भी वापस नहीं आ रही है, 14 पर भी वापस नहीं आ रही है, 13 पर भी वापस नहीं आ रही है, 12 पर भी वापस नहीं आ रही है, और 11 पर फेंके तो वापस आ जाती है, ठीक है। और 11.2 पर फेंके तब भी वापस नहीं आती है। ये मान लो, एक उदाहरण के लिए हम अभी इसी में चाहे समझ लो, पर फिर भी हम एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो पृथ्वी के लिए सही भी है ना। तो देखिएगा हमने कितना किया, 15 से फेंकते थे तो भी वापस नहीं आ रही थी, तो ये भी तो पलायन वेग है। मतलब इसमें भी बस पलायन कर गई, इसमें भी पलायन कर गई, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये इन सभी वेगों में से, इतने वेगों से फेंकने पर वह वस्तु वापस नहीं आती है। तो इनमें से इससे फेंकने पर वापस नहीं आती, इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी, इससे वापस आ जाती है, इससे वापस आ जाती है। ये है, मान लो एग्जाम्पल हमारा है, ठीक है ना। तो वापस न आने वालों में से सबसे कम कौन है? 11.2। इसीलिए ये कहा जाता है कि वह न्यूनतम वेग, इनमें से वह न्यूनतम वेग। तो इनमें से सबसे कम कौन है? यही ना है। नहीं लगता होगा कि वह अधिकतम वेग बोलना चाहिए, लेकिन ना आने वालों में सबसे कम। किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए कई वेग से, तो उनमें से जो ना आने वालों में सबसे कम वाला वेग वाला हो, तो उस वाले को क्या कहेंगे? पलायन वेग।
तो वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी तल से फेंकने पर वह पृथ्वी तल पर वापस न आए, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, तो उस वेग को कहा जाता है पलायन वेग। इसलिए वह न्यूनतम वेग शब्द का उपयोग किया गया है। न्यूनतम के मतलब जितने में ना आने वालों तो कई वेग हो सकते हैं, तो ना आने वालों में से सबसे कम वाला, ठीक है ना। तो वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी तल पर वापस न आए, तो उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। अब पलायन वेग से प्राप्त जो गतिज ऊर्जा होगी वो उस पिंड को पृथ्वी सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को अनंत दूरी तक ले जाया जाए। गणना कैसे करेंगे सुन लो। पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को अनंत दूरी तक, मान लो ये पृथ्वी है, इसकी सतह से अनंत दूरी तक किसी वस्तु को हम ले जा रहे हैं। यहाँ से किसी वस्तु को कहाँ ले जाएं? अनंत दूरी तक। तो यहाँ ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब गतिज ऊर्जा में जो वेग होगा वह वेग कौन सा लेना है? पलायन वेग। यानी पलायन वेग से प्राप्त गतिज ऊर्जा वस्तु को अनंत दूरी तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होगी। अब यहाँ से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लो। किसी पिंड को अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर ले, या उस कार्य को गतिज ऊर्जा के बराबर कर दें जिसमें भी क्या है? पलायन वेग है, और उससे भी का मान ला देंगे तो वही हो जाएगा पलायन वेग का सूत्र। क्या कहा? फिर से सुनना, फिर से सुनना। कोई वस्तु को पृथ्वी की सतह से, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे, और जो कार्य आएगा उस कार्य को गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे। और गतिज ऊर्जा में जो वेग लिया जाएगा वो कौन सा वेग लिया जाएगा? पलायन वेग। और उन दोनों को बराबर करने से जो भी का मान आएगा वही कहलाएगा पलायन वेग का सूत्र। ठीक है ना। तो परिभाषा में पहले क्या लिखेंगे सुनना। हमने कहा वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी तल पर वापस नहीं आती है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, तो उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। अपलायन वेग से प्राप्त गतिज ऊर्जा किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य याद कर लेंगे किसी पिंड के लिए, और उस कार्य को गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे। और गतिज ऊर्जा में जो वेग लेना है वो पलायन वेग लेना है, और उससे आ जाएगा भी का फार्मूला। ये है प्रोसेस। तो दिखाते हैं अब। तो देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है तथा पृथ्वी तल पर
वापस नहीं आती है। वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी तल पर वापस नहीं आती है, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र, यानी किसकी गुरुत्वीय क्षेत्र, पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी तल पर वापस नहीं आती है, तो उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। इसे भी से दर्शाते हैं तथा पलायन वेग से जनित गतिज ऊर्जा, जनित यानी प्राप्त से मतलब है, पलायन वेग से जनित गतिज ऊर्जा पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक, पलायन वेग से जनित गतिज ऊर्जा पिंड को पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। अब हम क्या करेंगे, पृथ्वी उसकी सतह से यम द्रव्यमान की किसी पिंड को अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे और उस कार्य को गतिज ऊर्जा के बराबर कर लेंगे। और गतिज ऊर्जा में जो वेग लिया जाएगा वो कौन सा वेग ले लेना है, पलायन वेग, और उसका सूत्र आ जाएगा। तो ये परिभाषा थी। अब हम उसकी गणना कैसे करेंगे इसके लिए देखना, इसको मिटा देते हैं। ये है पृथ्वी, इसका द्रव्य केंद्र है O, इसकी त्रिज्या क्या है R, इधर भी वही R होगी, ठीक है ना। और यहाँ से हम x दूरी पर एक बिंदु A ले लेते हैं, यहाँ से इसकी कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु A है, यहाँ पर एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और इसको b दूरी तक dx दूरी तक ले जाएंगे। ऐसे कहाँ पहुँचाना है, अनंत दूरी तक, ठीक है ना। यहाँ पर ये dx दूरी जो है वो a से b तक है, समझ जाएंगे। क्या कहा, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा उसकी त्रिज्या कैपिटल R है। M यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान को उसके केंद्र पर केंद्रित माना जाता है, यह आप सबको पता है पहले से। ये है पृथ्वी, क्या है ये पृथ्वी, उसका द्रव्यमान क्या है कैपिटल M, लेकिन वो द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है केंद्र पर, उसकी त्रिज्या क्या है R, ये R तो ये भी R होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु A लिया है, वहाँ पर यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और उस यम द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे। तो ये इतने के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा देंगे। जब बल मालूम हो जाएगा तो इस पिंड को A से B तक ले जाएंगे। तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से। और जब A से B तक का कार्य मालूम हो जाएगा तो इन्फिनिटी से R से इन्फिनिटी तक समाकलन कर देंगे, R से इन्फिनिटी तक समाकलन कर देंगे तो पृथ्वी की सतह से अनंत दूरी तक ले जाने का कार्य मालूम हो जाएगा।
और जब वो कार्य मालूम हो जाएगा तो उसको गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे। 3-4 बार बोल चुके हम। क्या कहा फिर से लास्ट चांस। पृथ्वी का द्रव्यमान यम, त्रिज्या आर, पूरा द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित माना जाता है। इससे केंद्र से यक्ष दूरी पर कोई बिंदु ए है जहां पर यम द्रव्यमान का पिंड है, तो उस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे गुरुत्वाकर्षण नियम से। जब बल मालूम हो जाएगा तो उसको ए से बी तक ले जाएंगे, डी एक्स दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे। कैसे? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से। जब डी एक्स दूरी तक का कार्य मालूम हो जाएगा तो आर से इन्फिनिटी तक समाकलन कर देंगे, तो पिंड का यहाँ से यहाँ तक का कार्य मालूम हो जाएगा और उस कार्य को गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे। और गतिज ऊर्जा में जो वेग लेना है वो पलायन वेग लेना है और हल कर देंगे तो भी का मान आ जाएगा, वही पलायन वेग का सूत्र होगा। ठीक है ना? तो वही लिख के दिखाते हैं। मान लिया पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। उसके केंद्र से एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए है जिस पर यम द्रव्यमान का कोई पिंड है। पिंड वस्तु जो भी लिख दो, तो उस पर लगने वाला बल यह बराबर क्या होगा? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे एक्स स्क्वायर, क्योंकि पृथ्वी के द्रव्यमान को यहाँ पर माना जाता है ना। ये कहाँ से आया है? न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। कहाँ से आया है? न्यूटन के सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम से। ठीक है, यह बराबर इतना आ गया। अब पिंड को ए से बी तक अर्थात dx दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य dw बराबर f इंटू डी एक्स। तो dw बराबर f यानी g कैपिटल एम स्मॉल एम अपान एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो पिंड को पृथ्वी सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर R से इन्फिनिटी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये कहाँ से? पिंड को पृथ्वी सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य है। ठीक है ना? अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो W बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम को बाहर कर लिया। ठीक है, और ये R से इन्फिनिटी 1/x² dx।
तो ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम और ये -1/x और ये इन्फिनिटी आर। ये बता दें कि 1/x² dx बराबर -1/x होता है। ये समाकलन है ना। 1/x² dx बराबर -1/x ये समाकलन है। समाकलन का सूत्र आप प्ले लिस्ट में 11th मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जाके देख सकते हो कि 1/x² का समाकलन -1/x कैसे हुआ, है ना। अब यहाँ पर माइनस को बाहर कर लिया, -GM और ये 1/, यहाँ 1/x एक बार लिखे दे रहे हैं और लीजिए, माइनस को बाहर कर दिया। अब -GM और एक बार यहाँ उच्च सीमा लिखते हैं 1/∞, -1 बार निम्न सीमा। यहाँ एक बार इसको लिखने का नियम है उच्च सीमा और एक बार इसको माइनस करके, तो ये तो 0 हो गया। तो -GM और ये -1/r 1/∞ बन गया 0। ठीक है। अब तो ये कुल मिला के कितना हुआ, जी कैपिटल एम स्मॉल m/r W बराबर। तो ये क्या आया, पिंड को पृथ्वी सतह से अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। हमने कहा है कि यह कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होती है पलायन वेग से प्राप्त गतिज ऊर्जा, किंतु पलायन वेग से जनित गतिज ऊर्जा बराबर पिंड को अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो गतिज ऊर्जा यानी 1/2 mv² और ये जी कैपिटल एम स्मॉल m/r²। VE क्या है, पलायन वेग है। पलायन वेग से जनित गतिज ऊर्जा बराबर पिंड को अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य ये है और गतिज ऊर्जा ये है। अब VE पलायन वेग है, ये m से m कैंसिल हो गया, तो VE² बराबर क्या हुआ, 2GM/r²। ठीक है। अब आगे देखना, तो VE बराबर क्या हो जाएगा, √2GM/r²। किंतु G बराबर होता है GM/r²। G और G में संबंध ये पीछे पढ़ाया जा चुका है, पीछे लेक्चर में देख सकते हैं। तो GM बराबर क्या हो जाएगा, GM बराबर GR²। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, VE बराबर 2GR²/r²। ये कहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये सॉरी यहाँ पर क्या है, R भरना आया था, यहाँ पर क्या आया था हल करने पर, R। तो ये हो गया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। पिंड को अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य GM/r ही ना आया था यहाँ पर,
यदि आर स्क्वायर गलती से लिख दिया गया है तो उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, जी एम एम अपान आर होगा, है ना। अब ये तो ये इसमें जी बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर, जी एम बराबर जी आर स्क्वायर, इसको हमने रख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो वी ई बराबर क्या हो जाएगा 2g r। ये है पलायन वेग का सूत्र, ठीक है। यही पलायन वेग का सूत्र है, ठीक है। अब पृथ्वी तल पर जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आर बराबर 6.37 गुणे 10 की घात 6 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या तो क्या हो जाएगा, तो वी ई बराबर 2 इंटू 9.8 इंटू आर की वैल्यू 6.37 इंटू 10⁶ है ना। इसको इतने को हल करके तो 11.2 और ये 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसका इंटू कर लेंगे, इंटू करके स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा, और 10⁻6 का वर्गमूल ये आएगा, क्या इसका इंटू करके ये वर्गमूल, और 10 की घात 6 का वर्गमूल 10 की घात 3, ठीक है। अब ये मीटर में तो इसको किलोमीटर कह सकते हो, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान इतना होता है, ठीक है ना। अब किसी भी ग्रह के लिए यदि आप ग्रह या उपग्रह जिसके लिए भी यदि आपको जी का मान पता हो और आर का मान पता हो, जी का मान पता हो और आर का मान पता हो, तो आप पलायन वेग का मान ज्ञात कर सकते हो, यानी पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान इतना होता है। अब ये पृथ्वी तल पर की बात हुई। यदि हम चंद्रमा तल की बात करें, चंद्रमा तल पर, तो इसके लिए जी का मान होता है 1.7। चंद्रमा तल के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और आर का मान 1.74 गुणे 10 की घात 6 मीटर होता है ना। तो ये जी बराबर, तो इसमें भी ई बराबर लाएंगे और इन सब मानों को रखेंगे इसमें, तो ये 2 इंटू 1.7 इंटू 1.74 इंटू 10⁶, और इसमें आता है 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, यानी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, ये चंद्रमा तल पर, ठीक है ना। अब ये चंद्रमा तल पर पलायन वेग का मान है, ये पृथ्वी तल पर, ठीक। अब ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी। यहाँ पर पलायन वेग का मान कितना है 11 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर पलायन वेग का मान कितना है किलोमीटर पर सेकंड। अब सुनना, होता क्या है कि यहाँ पर किसी भी वस्तु का वेग यदि इतने से ज़्यादा है, इतने से ज़्यादा है, तो यहाँ पर नहीं ठहरेगी। यदि किसी का वेग इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर वो नहीं ठहरेगी, यहाँ से पलायन कर जाएगी। और यहाँ पर इससे ज़्यादा यदि किसी का है, इससे ज़्यादा यदि किसी का है, तो यहाँ पर वह वस्तु यहाँ पर नहीं ठहर पाएगी,
ठीक है ना। तो होता क्या है कि वायुमंडलीय गैस का वेग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होता है। वायुमंडलीय गैस का वेग 2.5। अब बताओ, यहाँ पलायन वेग का मान 2.4 है और यहाँ पर वेग गैसों का वेग कितना है 2.5। तो यहाँ से वो क्या कर जाएंगी, पलायन कर जाएंगी। लेकिन यहाँ से पलायन करने के लिए 11.2 होना चाहिए, पर है कितना 2.5। तो ये वायुमंडलीय गैस इससे पलायन नहीं कर पाएंगी। क्या कहा हमने, यहाँ पर पलायन वेग का मान 2.4 है, यहाँ पर पलायन वेग का मान 11.2 है। जिसका वेग इससे ज़्यादा होगा वो यहाँ नहीं ठहरेगी, पर कम है तो रहेगी। और इससे ज़्यादा जिसका वेग है वो यहाँ नहीं ठहरेगी, कम है तो रहेगी। तो वायु गैसों का वेग इससे क्या है, कम है, तो यहाँ से चली जाएंगी, यहाँ नहीं रुकेंगी और ये यहाँ रुकेंगी। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी पर है। और छोटे ग्रहों के लिए भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है ना। तो जिसमें पलायन वेग का मान कम होता है वहाँ पर ये वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहा। अब ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नए वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो आपको नए क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से उसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।